वक्त सीधे ले चलेंगे राज्यसभा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल पर ही अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है। इस बात को मान्यवर न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणाएं हुई, इस पर भी ढेर सारे सवाल उठा गए कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया, राज्यपाल शासन गलत तरीके से लगाया गया। इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। मान्यवर, अनुच्छेद 370(3) में जो प्रावधान है, वो संविधान सभा ने ही तय किया है। जब टेम्पररी इस प्रोविजन को किया गया, तब सवाल हुआ है कि टेम्पररी है तो हटेगा कैसे? तो धारा 373 के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि सीओ से राष्ट्रपति महोदय धारा 370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जो आदेश था, तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त 2019 का आदेश सीओ था, इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को पूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानुमत से होल्ड कर दिया है, उसको उस पर मोहर लगाई। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने एक तर्क दिया था। याचिकाकर्ता कौन है वो तो सभी लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, मैं कोई नाम देना नहीं चाहता। नहीं, नाम देकर क्या करेंगे, यही बोले ही है वो, तो इसमें कोई एक्सपोज करने जैसी बात नहीं। मान्यवर, 370 के तहत कोई भी घोषणा करने के पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का परमिशन जरूरी है, अनुमोदना जरूरी है, ये उनका क्लेम था। और उसको क्लेम को एक्सटेंड करते हुए आगे ले गए, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परमिशन के बगैर धारा 370(3) के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और संविधान सभा समाप्त हो गई है, इसलिए धारा 370 परमानेंट हो गया। मान्यवर, ऐसा आर्गुमेंट मैंने मेरे जीवन में भी, मेरे 5 धाराशास्त्रियों को पूछा
कि मेरी समझ में कोई गड़बड़ है या ये डिमांड कोई गड़बड़ है, कि डिमांड तो गड़बड़ है ही है, ये आर्ग्यू कर रहे हैं उनकी समझ में भी बड़ा प्रॉब्लम है। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा 370(3) समाप्त नहीं हो जाता है, धारा 370(3) यथावत रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एक तरफा सूचना जारी कर सकते हैं, जिसको संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सीओ ठीक नहीं है, आज उसका भी जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। मान्यवर, उपयुक्त बिंदुओं का सीओ 272 पर कोई प्रभाव नहीं है, ये भी सिद्ध करते हुए अनुच्छेद 371D के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि क्योंकि जब अब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश करे। मान्यवर, बहुत सारे लोग अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए। तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं, क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई, क्या ऑर्डर करा? मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज ए गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का स्टेटस वापिस देंगे, तो ये भी मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कहा है, उसमें मेरे सदन में के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को कोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए इसमें विजय कहां से हुई है? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर, और प्रेस में क्या किया कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। अब मान्यवर, देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया। किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने बैठे इसमें, लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है ऐसा, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए हैं? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है,
कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है। जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी, लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक SC ST की सीटों में बड़ी विसंगतताएं भी थी और जो दिग्विजय की कहते थे संवेदनशील अप्रोच होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। SC ST के प्रति संवेदना से ही ये निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी SC की, उसको हमने बरकरार रखा और ST की सीट शून्य थी क्योंकि धारा 370 परमिट नहीं करती थी, अब परमिट करती है। 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। अरे जो कह रहे थे हमारे डॉक्टर साहब कि गुर्जर बकरवालों ने इस देश को बचाया है, मैं सदन में इस देश के गृह मंत्री के नाते कहना चाहता हूं, मान्यवर, कभी भी युद्ध हुआ, कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों ने भारत के तिरंगे को ऊंचा किया। और आज सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है। किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था उसको? कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू कश्मीर के ST भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर? ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर मान्यवर। और इसके अलावे भी ओपन सीट में भी वो लड़ सकते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा कि भाई इसमें स्पष्टता नहीं है, इनको कितनी मिलेगी, इनको कितनी मिलेगी। मैं फॉर इंफॉर्मेशन दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूं, ये इन प्रिंसिपल बिल है। ट्राइबल डिपार्टमेंट और OBC डिपार्टमेंट से अलग से इसके बिल आएंगे, जिसमें इसके रिजर्वेशन की सीटों की और चिन्हित करने की व्यवस्था होगी। वो एक अलग प्रक्रिया है, मगर ये स्पष्टता से कर देते। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ सर। जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूं। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छीनकर तो नहीं लगू। ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। मैं आज फिर से कह देता हूं मान्यवर, बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। मान्यवर he is not yielding, he is not yielding, he is not yielding. Go ahead, Honorable Home Minister. He is not yielding, he is not yielding. मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, गुर्जर भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़े संवेदनशीलता से बकरवाल भाइयों को दिया जाए, हमें कोई आपत्ति। गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा। एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी
शिक्षा की सीट खत्म होगी, पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा, उनका भी। मान्यवर, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते साहब। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं, हमारा नजरिया तंग है। देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। हमें कोई इसमें शर्म की बात नहीं। मान्यवर, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है, नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी? अभी भी वापस आओ। एक मिनट रिकॉर्ड पर है कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। कश्मीर की बच्चियों के लिए और घाटी के भविष्य के लिए संवेदना है, आतंकवादियों के लिए नहीं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद और उसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में, आज युवाओं का भविष्य ब्लैक नहीं है, परंतु स्कूल का ब्लैक बोर्ड उनका भविष्य बन गया है। वो पढ़ाई लिखाई, जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया का एक्सेस और आतंकवाद और अलगाववाद की बात करने वाले लोग धारा 370 कर आधार बनाकर अलगाववाद की बात करने वाले लोग, आज जो लोग बात करते हैं उनकी कश्मीर की जनता अनसुनी करती है, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात करती है। मान्यवर, ये आज बदलाव हुआ है। अभी कह रहे थे कि मैंने सदन में कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं मेरे जीवन में बोला हुआ भूलता नहीं हूं।
और जो बोलता हूं उसको ओन करता हूं। मैंने कहा था कि 370 के कारण अलगाववाद की भावना समाप्त हो जाएगी, और जब अलगाववाद की भावना समाप्त होगी, सहन सहन आतंकवाद कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मान्यवर, ये बीच मझधार में 40 साल इन्होंने गलतियां करी, 80 के दशक से गलतियां करते आए, संवेदनशील हृदय से सोचते रहे, संवेदनाएं हथियार उठाने वालों के लिए रखे, और इस 40 साल की गलती को ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी के 4 साल में सुधर जाएगा। मगर आपकी बात सही है, अपेक्षा ऐसी ही रखनी चाहिए। मैं अब विषय पर मान्यवर, मैं बहुत पास में नहीं जाता। जब चरम सीमा पर थे तब तो आंकड़े बहुत भयावह थे, 90 के दशक में बहुत भयावह आंकड़े थे। परंतु मैं यूपीए शासनकाल की बात करना चाहता हूं। 2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुई थी, और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई है। ये 10 साल। अब सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी। 70% की कमी हुई है मान्यवर, 70% की कमी हुई, और उसमें धारा 370 हटाने के बाद केवल और केवल 4 साल ही गए। सिक्योरिटी फोर्स और नागरिक टोटल 2829, करीब 3,2900 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। अब मान्यवर, 3,000 नागरिक उस वक्त 4 से 14 में मारे गए, 14 से 23 में 891 नागरिक मारे गए। 70% की कमी सिक्योरिटी फोर्सेस और नागरिक, और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी 50% की मान्यवर कमी हुई। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं, और मनोज जी खास देखे। आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने, सोचे, और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। मान्यवर, ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी, 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ही नहीं हुई है तो मृत्यु भी नहीं हुई, 0 मृत्यु हुई। मान्यवर, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिकों की मैं बात करता हूं, सिक्योरिटी फोर्स नहीं, नागरिक जो घाटी के हैं, वो 6,235 थे, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है, 0 जख्मी है। अरे भैया, इनको दिखाई नहीं देता।